हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल साइंस का एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में आता रहता है और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आप लोग अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि दर्पण के गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके फोकस में क्या संबंध है। ये अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए इसी संबंध को आज हम लोग प्रमाणित करेंगे कि आखिर क्या संबंध है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस में। ठीक, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के प्रकाश केंद्र गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस में क्या संबंध है। तो इस संबंध को हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक गोलीय दर्पण बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक गोलीय दर्पण है। और कौन सा ये गोलीय दर्पण है? जी हाँ, बिल्कुल। जब पेंट बाहर की तरफ है तो धंसा हुआ भाग जो वो परावर्तक तल हुआ, और धंसा हुआ भाग यदि परावर्तक तल होता है जिस दर्पण का, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। ठीक, तो यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? पोल। मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, ये है इसका फोकस और यह है इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर गुजार रहे हैं, और प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर मिलती है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, फोकस पर मिलती है, या फिर मिलती ही प्रतीत होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब जो यहाँ पर काम किए उस काम को लिख लेंगे। जो गोलीय दर्पण लिए उस गोलीय दर्पण का प्यारा सा नाम लिख देते हैं। माना गोलीय दर्पण का जो प्यारा सा नाम है वह M डैश है, M और M डैश है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपनी बातों को लिख रहे हैं। माना M और M डैश एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है। M डैश एक गोलीय दर्पण है तथा P बिंदु दर्पण का ध्रुव है। P बिंदु क्या है? दर्पण का ध्रुव है। तथा P बिंदु दर्पण का ध्रुव है। PC मुख्य अक्ष है और F दर्पण का फोकस है। जो यहाँ पर लिखा गया उसको लिख दिए। जो किरण गुजारे हैं उस किरण का भी प्यारा सा नाम दे ही देते हैं। उस किरण का नाम है, मान लीजिए कि A और B। किरण का नाम क्या है? AB। आ रहा है ना समझ में? ठीक, तो AB एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, हो गया। तो ये हुआ हम लोगों का सब जो काम यहाँ पर किए उस चीज के बारे में यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस गोलीय दर्पण के ऊपर एक लंब टानेंगे तो वह लंब जो है वो कहां से गुजरेगा। मान लीजिए कि यह एक हम लोगों का गोलक है, तो इस गोलक के ऊपर कहीं भी आप लोग यदि
लंब खींचिएगा तो वो लंब जो है वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा, चाहे किसी भी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, हर एक जगह पर कहीं भी आप लोग यदि गोलक के ऊपर लंब खींचिएगा तो वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, लंब हमेशा सेंटर से ही गुजरता है। तो यह भी एक गोलीय दर्पण है। अगर हम इसके ऊपर भी एक लंब खींचेंगे तो लंब जो है वो कहाँ से गुजरेगा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लंब जो है सेंटर से ही गुजरेगा। क्या ये सेंटर ही ना है? दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस गोलक का भाग होता है उस गोलक के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि यह C वक्रता केंद्र क्या है, इसका केंद्र ही है। ठीक, तो इस अगर हम लोग दर्पण के ऊपर एक लंब खींचेंगे तो वह लंब कहां से गुजरेगा, वह लंब गुजरेगा वक्रता केंद्र से। आई बात समझ में? तो यहां पर लिख दे रहे हैं इस बात को भी कि CB लंब है, लंब है, हो गया ना, बस। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, और यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो ये जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कि ये जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है? हाँ बिल्कुल। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है। क्या पहला नियम है? सॉरी, दूसरा नियम है कि आपतन और परावर्तन कोण बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि ABC, एंगल ABC बराबर है एंगल CBF के, एंगल CBF के, एंगल ABC बराबर है एंगल CBF के। किस नियम के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। ठीक, ये बोल सकते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यह कोण और यह कोण भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये और ये दोनों एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण, अगर जेड का शेप बनता है तो ये कोण और ये कोण को एकांतर कोण बोलते हैं, और एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या यहाँ पर जेड का शेप बन रहा है? बिल्कुल बन ही रहा है। देखो यहाँ पर तो जेड का शेप बन रहा है, ये जेड का शेप बना, ये जेड का शेप बना। तो जेड का जब शेप बन गया तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल क्या होगा, एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCA के। इस बार हम लोग क्या लिखेंगे? इस बार हम लोग लिखेंगे BCA। जहां पर कोण बनता है उस भाग का नाम को हमेशा बीच में लिखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एंगल BCF, ठीक है ना, BCF। तो ये दोनों बराबर हो गया। किस नियम के अनुसार? कि ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। आ रहा है समझ में? ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। खत्म। अब हम लोग एक ट्राइंगल देखते हैं, और वो ट्राइंगल त्रिभुज BCF में, BCF त्रिभुज में, BCF एक त्रिभुज है। तो BCF त्रिभुज में ध्यान से अगर देखिएगा तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, और जब त्रिभुज की दो कोण बराबर होती है तो उस कोण से सटी हुई भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि भुजा CF बराबर होगा भुजा BF के। ठीक है, भुजा CF बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इस त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो ये दो भुजाएं भी बराबर होगी। ये त्रिभुज का थ्योरम है।
चलिए अब हम लोग थोड़ी देर के लिए नहीं, अब हम लोग पहले ही मान चुके हैं, यहाँ पर लिखे नहीं है, ये जो ए बी किरण है वह प्रधान अक्ष के बहुत करीब है। जो ए बी किरण है वो प्रधान अक्ष के बहुत करीब है, और इतनी करीब है कि ये भुजा और ये वाला भुजा जो है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यदि ए बी किरण प्रधान अक्ष के समीप हो तो, ए बी किरण यदि प्रधान अक्ष के समीप होगा तो क्या होगा, तो इससे ये मान लीजिए कि ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और एकदम करीब से हम लोग गुजार रहे हैं क्या, ए बी किरण, और ये कट कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों भुजा जो होगा आपस में इतना छोटा है कि दिखेगा भी नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बड़ा कर बनाए हैं। तो अगर ये ए बी प्रधान अक्ष के बहुत समीप होगा तो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि बी एफ लगभग बराबर होगा किसके, पी एफ के। बी एफ लगभग बराबर होगा किसके, पी एफ के। अब देखिए ध्यान से कि सी एफ बराबर है बी एफ के और बी एफ बराबर है पी एफ के। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर होगा एफ पी के। अब देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बिल्कुल, ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट हुआ। अगर ये और ये लाइन एक दूसरे के बराबर होगा तो एफ बिंदु जो है इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, और एफ बिंदु जब इन दोनों का मध्य बिंदु होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है इसका दोगुना है, ये जो लाइन है इसका दोगुना है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सी एफ बराबर 2 इंटू सी पी मतलब सी पी, ये पूरा लाइन बराबर होगा 2 इंटू पी एफ के। ठीक है, और सी पी क्या है, सी पी ही जो है वह आर है, और 2 इंटू पी एफ क्या है, पी एफ जो है वो फोकस है। तो बस हो गया, ये हम लोगों का संबंध है किसमें, आर और एफ में। वक्रता अर्ध, ये वक्रता केंद्र और फोकस में संबंध। आई बात समझ में ना? ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर R/2। ठीक है, बस ये हुआ हम लोग का संबंध। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ इससे न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण का फोकस 20 मीटर है, फोकस दूरी, यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी 20 मीटर है तो वक्रता केंद्र कितना होगा, वक्रता त्रिज्या कितना होगा। वो आर जो हम बताए थे वो आर क्या है, वक्रता त्रिज्या रेडियस है। ठीक है, तो यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसके वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला क्या, कि हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है 2 इंटू एफ। तो अपने को आर मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या, और 2 इंटू एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब फोकस, और फोकस दूरी कितना है
20, यानी कि r कितना हो गया 40 मीटर आंसर। आए समझ में ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन यदि ये देगा कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी ठीक। तो कितनी होगी फोकस दूरी, तो हम लोग जानते हैं, फिर से हम लोग जानते हैं, इसको अब आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद बता रहे हैं। 1 2 3 4 5। चलिए हम लोग जानते हैं r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है 2 इंटू एफ, और हम लोग को इस बार f का फॉर्मूला वैल्यू निकालना है, और वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या की जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे 10 इक्वल टू 2 इंटू एफ। एफ का वैल्यू निकालना है तो 2 को बराबर के इधर भेजना पड़ेगा, 2 इधर गुना में बराबर के इधर में आएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। तो एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 बट्टे में 2, 2 से कट गया 5 बार में, यानी कि एफ कितना आया 5 सेंटीमीटर आंसर। आया समझ में ना। ठीक, इसके बाद हम लोग करेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को एक सिल्ली के द्वारा दिखाएंगे। ठीक, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को एक प्रयोग द्वारा दिखाना है। ठीक, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग को चाहिए एक सिल्ली। अब ये सिल्ली क्या होता है, तो आप लोग मैच बॉक्स देखे होंगे, माचिस की डिबिया, अगर यह कांच की होगी तो वही बिल्कुल सिल्ली की तरह ही होगी। ठीक है, कुछ इस तरह का यह क्या है, एक कांच की सिल्ली। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वाइट पेपर पर कांच की सिल्ली रखेंगे, और कांच की सिल्ली को रखकर उस कांच की सिल्ली के चारों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, पेंसिल से दाग लगा देंगे। तो ये हम लोग का पेंसिल से दाग लगा दिए हैं ABCD। अब कांच की सिल्ली से एकदम सटाकर एक बिंदु, एक पिन गाड़ देंगे Q, और इस पिन से लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी पर तिरछी एक दूसरा पिन गाड़ेंगे जिसका नाम PQ डाल दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इससे ठीक नीचे की तरफ इसी लाइन से एकदम देखेंगे तो एक रेखा यहां पर आ रही है। ठीक है, अगर इस उल्टे तरफ से देखेंगे तो एक रेखा जो है इस लाइन से मिलाने वाली एक रेखा यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर एक पिन गाड़ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कांच की सिल्ली को हटाएंगे और हटाकर फिर सारे दाग को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इसको ऐसे मिलाया गया, बिल्कुल हो गया। AB सतह पर ये अभिलंब टाना गया, मान लो कि ये अभिलंब है M, ये है N, ये एक अभिलंब है, इस अभिलंब का नाम LT, इस पॉइंट का नाम हम R, और इस पॉइंट का नाम हम S डाल दे रहे हैं। ठीक है, आ रहे समझ में ना, बिल्कुल। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये वायु है और ये क्या है, कांच है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आ जाएगी। वह प्रकाश की किरण कहाँ आएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी। और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो वह अभिलंब से दूर चली जाएगी, वह अभिलंब से क्या होगी, दूर चली जाएगी। आ रहे ना समझ में। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यही हम लोग का आपतित किरण था, तो ये है हम लोग का आपतित किरण, ये है हम लोग का वर्तित किरण, और इस किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। यदि हम लोग आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कुछ ये रहेगा, आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कुछ ये रहेगा। तो ये हुआ हम लोग का आपतित किरण, ये हुआ हम लोग का निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, देखिए दूरी अलग अलग हो सकता है। अगर इस दो किरण के बीच का दूरी बोलेंगे तो ये भी दूरी होगा, ये भी दूरी होगा, ये भी दूरी होगा, ये भी दूरी होगा, लेकिन जो लंबवत दूरी होगा वो यही हो सकता है। तो आपतित किरण
और ये आपतित किरण ही ना है, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रहेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम लिख रहे हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन, जिसको इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट पार्श्विक विस्थापन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कांच की चौड़ाई के ऊपर। पार्श्विक विस्थापन यानी कि ये दूरी जो है कम होगा ज्यादा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कांच की चौड़ाई, कांच के चौड़ाई के ऊपर। यदि कांच ज्यादा चौड़ा होगा तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, और यदि कांच कम चौड़ा होगा तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है यानी कि पार्श्विक विस्थापन जो है वह डिपेंड करता है कांच के चौड़ाई के ऊपर। कम चौड़े कांच का पार्श्विक विस्थापन कम होता है और अधिक चौड़े कांच का पार्श्विक विस्थापन अधिक होता है। ठीक है, कम चौड़े कांच का पार्श्विक विस्थापन कम होता है और अधिक चौड़े कांच का पार्श्विक विस्थापन अधिक होता है। यानी कि ये सिंपल भाषा में पार्श्विक विस्थापन डिपेंड किसके ऊपर करता है, कांच के चौड़ाई के ऊपर। तो ये हुआ हम लोग का टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद आप लोग का एक ही काम है अच्छे से इसको लर्न करना। ठीक, तो इसके बाद का हम लोग का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा लेंस के ऊपर। तो पूरे से विस्तार तरीके से आप लोगों को लेंस के बारे में बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल बाय, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।